दोस्तों मैं हूं आपका एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो यामा MT-15 के अंदर अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, ऐसे कौन कौन से डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से आपको ये जो बाइक है थोड़ा सा बचना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारी इस वीडियो में बताता हूँ कि कौन कौन से इस बाइक के अंदर डिसएडवांटेज है। तो सेम ये वही बाइक और वही पर्सन और सेम डे सेम, लेकिन आपको दिन जो वीडियो है वो आगे पीछे इसमें मिलेगी। तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इस बाइक के अंदर क्या लगती है आपको? जो मुझे अभी तक अपने एक्सपीरियंस से फील हुई है इतने टाइम में चलाने के बाद, आपको शायद ना हो बट मुझे जो फील हुई है इसमें ब्रेक इशू लगता है। मतलब ऐसा इशू क्या है, फ्रंट ब्रेक तो एक नंबर 100 की स्पीड में मारो तो आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा कि आपको लगेगा कि इतने रेंज में आपकी कवर कर लेगी आप फ्रंट ब्रेक दबा के। लेकिन जो मेन इशू आता है इसका रियर ब्रेक के साथ, एक तो इसमें ABS नहीं है, मुझे उससे लेके कोई इशू नहीं है, ABS है नहीं है, लेकिन जो बाइट है ना इनिशियल बाइट लैग करती है काफ़ी। आप कोशिश करोगे कि रियर ब्रेक से आप इतने डिस्टेंस में गाड़ी कवर कर लोगे, शायद वो हो भी जाए, लेकिन आपको खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि इतने डिस्टेंस में गाड़ी रुक जाएगी। मतलब फील नहीं आता कि ब्रेक मारी है तो टायर रुक रहा है। तो दोस्तों अभी के तो ये तो जैसे वर्जन 1 है, तो अभी के में क्या है पीछे का ABS मिल गया, तो अब आप जो बाइक लोगे उसके अंदर आपको ABS मिल जाएगा, तो वो वाला इशू अब आपको ये इसमें नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट जो मुझे फील हुआ है और मोस्टली लोगों को हुआ होगा, इसकी जो टेल टाइडी है, लुक तो एक नंबर है, कोई इशू नहीं है लुक के साथ, लेकिन जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो जो मिट्टी वगैरह है, जो धूल वगैरह है साइड से ऊपर आने लग जाती है। जो चौड़ा नहीं है, एक तो ये हल्के से फ्लैपर भी हल्के से ही है, तो क्या होता है जब स्पीड में जब चलती है तो सारा ऊपर आ जाता है, यहाँ भी आ जाता है, पिलियन को छोड़ो इसके ऊपर भी चढ़ जाएगी पिलियन। तो दोस्तों देख लो, जैसे ये इशू था और ये इशू मेरी अपाची में भी था भाई, सीधी बात है। तो इसके अंदर क्या इशू बता रहे हैं जो कस्टमर यूज़र जिनकी है, वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो अगर ये मडगार्ड फुल होता या कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होता कि जो इसका जो मिट्टी है वो ऊपर के साइड नहीं आती, क्योंकि इसमें ये चीज़ जो इस तरीके से लगा रखे ना, अगर आप यहाँ से भी देख रहे हो टायर्स साइडों से हमें दिख रहे हैं, तो यहाँ से जो भी जितना भी मड वगैरह जो भी आता है ना वो सारा ऊपर आता है, पिलियन के ऊपर भी आता है अच्छा खासा, ज़्यादा भर के पिलियन के ऊपर भी अच्छा खासा आता है और इसकी टेल टाइडी के ऊपर भी, मतलब साइड में नहीं पूरा ऊपर चढ़ने लग जाता है। लो टेल टाइडी के साइड में भी इसमें चढ़ने लग जाता है, तो भाई थोड़ा सा ये इशू है, करो यामा कुछ पॉइंट। एक और इशू जो मुझे पर्सनली फील हुआ है, मैंने मतलब 2 बार मेरे साथ ये इशू आया है, 2 बार मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेजर नहीं हुआ है, एक बार मेजर हुआ, एक बार छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में अभी से पॉजिटिव मान लो या नेगेटिव मान लो, इसमें इतने सारे सेंसर हैं, भले ही हमारी सेफ्टी के लिए, लेकिन उसी सेफ्टी सेंसर की वजह से मेरे को प्रॉब्लम ये आ गई, मेरी बाइक गिरी। तो इसमें एक सेंसर होता है यहाँ पे अंदर इसके साइड। तो दोस्तों चलो मैं आपको एक बार सेंसर दिखाता हूँ। तो दोस्तों सेंसर दिखा जाएगा यार, अंदर है, तो इसके लिए सॉरी पूरा खोलना पड़ेगा, अगर सेंसर खोलने पूरी बॉडी हटेगी। तो क्या हाँ फिर मेरे को इशू क्या आया, जैसी बाइक गिरी तो इसमें एक सेंसर है, कट ऑफ सेंसर, लीन एंगल सेंसर है। उसमें क्या होता है, आपकी बाइक 45 डिग्री से ज़्यादा लो होती है, जैसी टेढ़ी होती है, तो बाइक को सिग्नल जाता है इशू से कि बाइक गिरने वाली है, इंजन कट ऑफ कर दो। ये सेफ्टी सेफ्टी फीचर है, ताकि कोई मेजर एक्सीडेंट हो तो आग वाग ना लगे, इंजन स्टार्ट ना रह जाए, उस वजह से कोई स्पार्किंग वगैरह ना, अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये इशू आया जब मैंने बाइक खड़ी करी, तो सेंसर तो जो बॉल होती है सेंसर में वो साइड को गिरी रह गई, खड़ी करने के बाद भी बॉल साइड को गिरी रह गई, तो उस वजह से बाइक को लग रहा था खड़ी होने के बाद भी वो गिरी पड़ी है और वो बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर मुझे ऐसी खींच के मदद वगैरह मांग के पहुंचना पड़ा, ले जाना पड़ा इसे। तो दोस्तों देख लो भाई के फेस का एक्सप्रेशन भी बता रहा होगा कितना खींचा होगा इस बाइक को। तो सर्विस सेंटर ले जाके उन्होंने पूरी बाइक खोली, उन्होंने मुझे बताया ये सेंसर की बॉल वहीं फंसी रह गई। तो ये एक मुझे इशू आया। अच्छी बात है, बुरी बात है, वो आपकी मर्जी है, बट अच्छी बात है, लेकिन काम कभी कभी फॉल्ट आ जाते हैं सेंसर की भी। तो देखो ऐसा होता है दोस्तों, जैसे जैसे आप एडवांस बाइक लेते हो उनके अंदर आपको ऐसा इशू मिलता है, और ये आया है। देखो ये मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है भाई थोड़ा सा तगड़ा गिरे हो, ताकि जो बॉल वगैरह वो एक साइड में फंस गई हो, तो ये चीज़ भी है। तो यामा थोड़ा सा भी इसमें ध्यान दे लो। मतलब वो मुझे पर्सनली आया है, हो सकता है आपके साथ ना आए। मतलब 8-9 महीने बाद इसका क्या हुआ, रेडिएटर है, ये लिक्विड कूलिंग है, तो इसमें रेडिएटर है, यहाँ पे पंखा है, दिखे तो दोस्तों देख लो साइड, यहाँ पीछे पंखा है, हाँ ये पंखा लगा है, यहाँ से दिख जाएगा, ये देखो ये पंखा। तो दोस्तों देख लो ये रहा सामने इसका जो फैन लगा हुआ है रेडिएटर का, ये रहा फैन। तो ये इसका काम होता है, आपका इंजन जब हीट हो, क्योंकि इसमें एयर कूलिंग के लिए हवा तो जा नहीं सकती, आगे से रेडिएटर लगा है, तो इंजन तो हवा से ठंडा होता है, ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता, तो उसकी लिक्विड कूलिंग है। लिक्विड कूलिंग को ठंडा करने के लिए पीछे पंखा लगा होता है, ताकि लिक्विड ठंडा हो, फिर वो बाकी फिर से बाइक के इंजन में जाए। लेकिन इसके साथ ये दिक्कत है, इसका लिक्विड जो फ़ैन है वही ऑफ हो गया, मतलब फ़ैन ही काम नहीं कर रहा। अब मुझे ये दिक्कत आने लगी, सर्विस सेंटर ले जाने के लिए भी मुझे बाइक चलानी पड़ती है, और सर्विस सेंटर मेरे घर से थोड़ा दूर है। तो यहाँ पे दिख तो गया था, सेंसर जल गई थी लाइट इसकी,
कि कोई फॉल्ट आ गया है, तो मुझे पता भी चल गया कि उसका फ़ैन काम नहीं कर रहा है। तो मुझे ये डर था कि ज़्यादा दूर ले जाने पे अगर पंखा नहीं चलेगा तो बाइक ओवरहीट इंजन के साथ कोई इशू ना है। तो वहाँ जाके कोई मेजर इशू नहीं आया था। पंखे की जो रिले लगता है, इसमें एक स्विच होता है, वो ख़राब हो गया था, उन्होंने स्विच चेंज करा, पंखा स्टार्ट हो गया। तो पर्सनली मेरे साथ एक इशू आया जो मुझे लगी ये दिक्कत है। आगे आप कहीं राइड वगैरह में जाएँ, वहाँ ये दिक्कत है, आपको रिले वगैरह इसका ना मिले तो आपको टो करा के ही ले जानी पड़ेगी। वैसे स्टार्ट करके ले जाओगे तो हर 10-15 मिनट में रोकनी पड़ेगी बाइक। तो दोस्तों इस हिसाब से तुम्हें एक रिले खरीद लेनी चाहिए इसकी एडवांस स्पेयर के लिए है। तो एडवांस स्पेयर के लिए तुम्हें, तो वो रिलर की कॉस्ट क्या थी, कितने का था वो? मुझे शायद 100-150 रुपये का मिला था। बता दोस्तों 100-150 के चक्कर में, बट हो सकता है आप कहीं पहाड़ों में घूम रहे हो, वहाँ पर आपको रिले ही ना मिले तो भाई इशू वाली बात। तो देखो 100-150 का रिले हो, ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, छोटा सा ही होगा, कुछ ज़्यादा इतना सा ही रिले हो, तो आप एक एक्स्ट्रा रख भी लोगे तो आपको कोई इशू वाली बात नहीं। तो रिले रख लेना यार, जैसे हम लोग भी है बहुत सारी चीज़ें कैरी करके रखते हैं, तो भाई रिले भी रख लेना। और जो मुझे इशू फील हुआ, चल गया था बाइक लेने के पहली सर्विस के बाद ही मैंने भगा के देखी कि कितनी टॉप जाती है। तो नो डाउट टॉप इसका बहुत अच्छा है। मैं इसे अराउंड 144-146 के अराउंड में ले गया था इसे, ध्यान नहीं 141-144 के अराउंड ले गया। तो हाईवे पे मुझे क्या इशू आया, मैं अकेला था, मेरे साथ कोई पिलियन भी नहीं था उस टाइम। जब मैं तेज़ स्पीड में हल्का सा भी मतलब इधर उधर हल्का सा टायर इधर उधर हो रहा था, तो मुझे फील हो रहा था कि पीछे का टायर बबल कर रहा है, स्टेबल नहीं है। तो मतलब आप इतनी स्पीड में चलाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आपको मतलब पता लगेगा कि अब बाइक रोकनी चाहिए, भाग तो रही है, वो आपका पूरा साथ दे रही है भागने में, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि जैसे हाई स्पीड में जब इसको लेके गए थे हाईवे पे, तो पीछे से बबलिंग करने लग गई थी। अब तो वहाँ पे ऐसा लगा कि ज्यादा नहीं बबलिंग की, हल्का सा फील हुआ, मतलब अंदर से आपको बैठ के फील होगा कि पीछे का टायर बबलिंग कर रहा है, हल्का सा कहीं ना कहीं मिसमैच हो रही है। तो ये वाला पॉइंट आप जरूर ध्यान रखें। इसके लिए मैं आपको एक सजेस्ट देता हूँ, हल्की सी इसकी हवा कम कर लेना, तो उससे क्या टायर जो है आपका पकड़ के, क्योंकि इसका आपको मैं एक सोल्यूशन देता हूँ, हवा थोड़ी सी कम कर लेना। उससे क्या होगा, जैसे कभी भी आपको ऐसा लगे और आपको हाई स्पीड में हल्की सी हवा कम हो जाती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्या है बाइक चलाते रहते हैं, तो जब ज़्यादा हवा चलती है, हवा गर्म होती है, एयर गर्म होती है, तो टायर का जो वो होता है ना अंदर से एयर, वो मतलब फैलती है, तो फैलने की जो टायर का साइज़ है वो थोड़ा इंक्रीज होता है, उसकी वजह से क्या टायर बाइक हल्की हो जाती है, तो थोड़ा सा लगता है। वो भी हो सकता है क्योंकि मतलब हाईवे इधर उधर से बिल्कुल खाली था, तो हवा भी काफी तेज चल रही थी, तो एक साइड को नेकेड बाइक है, हवा में इतनी तेज भगा रहा हूँ तो हल्का फुल्का उस वजह से। बाकी तो तुम्हें पता है भाई, नेचर की आवाज़ जो चलती रहती है उसकी वजह से भी बाइक होती है। भाई मेरी भी हुई है एक बारी, इतनी भारी होने के बाद भी हुई है यार ये एक बारी, तो ये तो फिर भी बहुत हल्की है। इसका कर्व वेट अगर मैं आपको बताऊँ, ऑलमोस्ट 138 का कर्व वेट है इस बाइक का, 132 या 138 का कर्व वेट है भाई, हो जाती है। मेरी खुद हो गई यार 145 kg का कर्व वेट होने के बाद भी हुआ है मेरे साथ ऐसा, तो यार ये तो फिर भी हल्की है बेचारी नन्ही सी। तो बाकी और कोई पॉइंट? चलो तो दोस्तों अब इसका सीट खोलने का तरीका देखो भाई, मैंने जेन्युइनली फर्स्ट टाइम ही देखा यहाँ से की जाएगी। हाँ भाई जेन्युइनली बड़ा यूनिक सा ही फीचर दे रखा है कंपनी ने। इसमें जो आपका है यहाँ पे ये लगता है, क्या कहते हैं, एयर फिल्टर लगता है यहाँ से, इसका इंटेक यहाँ से, मतलब मैंने अपाचे वगैरह में, पुराने अपाचे में देखा उसका इधर साइड में, अब नई वाली का मुझे नहीं पता, इसका पीछे ही है जस्ट। तो आप कोई भी अपने कपड़ा वगैरह हो गया, जैसे मैंने ये रखा है अपनी इसकी का बुक वगैरह, तो हल्की सी भी यहाँ करके आपने रख दी गलती से, आपके दिमाग में नहीं रहा, आपने ऐसे रख के ऐसे बंद कर दी, ऐसे बंद कर दी तो नॉर्मली, तो आपके साथ क्या दिक्कत आएगी, अब एयर इनटेक इसे प्रॉपर नहीं मिलेगा। जैसे आप इसे खींचने की कोशिश करोगे वहाँ आपको शो होने लग जाएगा, आरपीएम खींचेगी नहीं, आरपीएम रुकने लग जाएगी, आप पूरा रेस देने के बाद भी स्पीड नहीं पकड़ेगी, आरपीएम कम रहेंगे। तो दोस्तों देख लो जैसे कि होता क्या है, देखो ये नॉर्मली हर बाइक के अंदर है, हर बाइक के अंदर, मेरी अपाचे में भी सेम यही सीन है। अगर यहाँ पे देखो ये वाला जो एरिया होता है, ये वैसे हमें खाली रखना होता है, ठीक है, खाली रहेगा तो ही आपके लिए सही है, क्योंकि क्या होता है जब हमारी बाइक स्टार्ट होती है तो यहाँ से एयर लेती है, ठीक है, तो जब ये एयर लेती है तो ये क्या है, जब इसको एयर छोड़नी भी होती है या लेना भी होता है, छोड़ना भी होता है, इसको एक स्पेस चाहिए होती है। जैसे आप लोगों को पता है इंजन के साइड से ये एयर आता है और यहाँ से छोड़ता है, तो अब ये क्या, अगर मैं इसको कवर कर दूंगा फुल, तो ये कवर होने की वजह से क्या है, ये अंदर ही अंदर घूमती रहेगी, और एक बार के बाद फिर ये प्रेशर लेने के बाद तो आपकी जो बाइक है वो मिसिंग करेगी या फिर झटके मारना शुरू कर देगी। तो कभी भी आपको इधर के साइड में नहीं रखना। अगर आपको रखना है तो वैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट कर देता हूँ, देखो इधर के साइड में एक एयर होता है, ये जगह होती है, वैसे इसमें आता नहीं है, ठीक है, वैसे
यूपी नंबर है भाई, पेपर वाली आरसी रहती है इसमें। तो यार भाई जुगाड़ अब कुछ ना कुछ तो करके रखना पड़ेगा ही। मैं बस ध्यान रखता हूँ कि पीछे की साइड में थोड़ा रखना चाहिए। ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट मुझे फील हुआ कि ये एक तरीके से कस्टमर का इशू थोड़ा सा है। अपाचे की जैसे, या मैंने जो अपाचे में देखा मैंने पर्सनली, उसके जो एयर इनटेक है साइड में यहाँ पे, तो ऐसा कोई इसे फंसता नहीं, इसमें फंसने की थोड़ी दिक्कत है। ये तो इसमें है। बाकी तो उससे एक तो ये इशू आएगा कि आपकी आरपीएम नहीं खींचेगी, दूसरा अब इसे ठीक करने के बाद आपको एक बार सर्विस सेंटर जाना ही पड़ जाएगा अपनी ये इंजन चेक। मल्टी डिटेक्टिव लाइट ऑन हो जाती है भाई इसके अंदर, जो नॉर्मल बाइक के अंदर मल्टी डिटेक्टिव लाइट इसके अंदर हो जाती है, तो वो आपको रीसेट करवा के ही सेट इसका करना पड़ता है। मतलब खुद को सेटिस्फेक्शन देने के लिए आपको एक बार वहाँ से इंजन चेक लाइट बंद कराने के लिए सर्विस सेंटर का एक चक्कर तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप इस बाइक को किसी को रिकमेंड करते हो तो क्या लगता है आपको, रिकमेंड करनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो ज़रूर करिए, ज़रूर लीजिए। बहुत अच्छी बाइक है, बाइक के साथ कोई भी आपको इशू फेस नहीं होगा। यामा का इंजन है, लाखों साल हजारों साल चलने वाला भाई, रिलायबल इंजन है, बहुत रिलायबल इंजन है। बाकी जो 2-3 इशू हैं वो मेरे पर्सनल इशू हैं, हो सकता है आपको उसके साथ कोई इशू ना है। जैसे मुझे लगा कि इसका साइड में होना चाहिए, वो कोई इशू नहीं है। दूसरा, अगर आप इसका मडगार्ड बढ़ा देते तो नो डाउट आपका जो मिट्टी वगैरह ऊपर नहीं आती, लेकिन इससे आप लुक के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, या तो लुक ले लो या फिर अपना मडगार्ड बचा लो। जैसे कि आप लोगों को मैं एक बात और बताता हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता होगा यामा की वर्जन 2, ठीक है, वर्जन 2 या FZ आती थी, तो FZ के अंदर भी क्या था, इस टाइप का मडगार्ड लगा हुआ था। जैसे आपने इसमें भी देखा, मेरे में भी हाफ था, मेरे में भी यही इशू था, इसी वजह से मैंने इसमें फुल करवाया, ठीक है। तो कंपनी को क्या करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग जो यामा वर्जन 2 में आता था ना, वर्जन 2 में क्या था, फुल आता था, और साइड में एक तरीके से जाली सी दी जाती थी, जिसको हम साड़ी गार्ड कह सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए भी कह सकते हैं। तो वो चीज़ें दी जाती, तो कंपनी या तो इसके लिए कोई एक एडिशनली निकाल दे, जिसकी वजह से ऐसा कोई इशू ना है, जो टायर वगैरह मिट्टी वगैरह वो इसके इधर उधर ना लगे। एक और पॉइंट है, अच्छा एक और पॉइंट, तो लगभग मैंने साफ करा रखा है, अभी फिर गंदा हो गया होगा, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था साफ कराए हुए। लेकिन इसके साथ मुझे क्या इशू आया है, मतलब मैं इसकी टाइम टू टाइम सर्विस कराता हूँ, चेन इसकी टाइम टू टाइम जो क्लीन वगैरह सब करता हूँ, लेकिन इसमें स्पोर्ट्स बाइक है, समझता हूँ कि कवर वगैरह नहीं होगा, वो मैं मानता हूँ, लेकिन इसकी चेन तो बहुत बड़ी जल्दी सूखती है। और दूसरा, मैंने इसे करा हूँ 10-12 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद चेन, मतलब सर्विस सेंटर वाले बोलने लगे कि चेन स्प्रॉकेट घिस रहा है, चेंज कराना पड़ जाएगा अगली सर्विस के लिए। मतलब अभी 10-12 हज़ार ही चलिए। तो दोस्तों देख लो, चेन 2200 रुपये का इसका चेन सेट आता है। चेन सेट तो भाई महंगा है हमारा। तो देखो इसके अंदर ये जो इशू बताया इन्होंने, और ये देखो ओपन रिंग चैन है भाई, हर बाइक की चैन के अंदर ये प्रॉब्लम, हमारी में भी यही प्रॉब्लम आने वाली है, अभी नहीं है, अभी चल रही है, आने वाले टाइम पे आएगी। तो देखो जो इसकी चैन है ना, ओपन चैन है, एक तो कंपनी ने इसके अंदर ओपन चैन दे दी है, और ऊपर से जैसे बता रहे हैं कि इनका जो चैन पॉकेट है वो ख़त्म हो गया, वैसे ख़त्म ही हो गया ये, हाँ ख़त्म ही हो गया। ये देखो आप इस पॉकेट से भी कैसे चैन जो है इसकी हिल रही है, तो इसका चैन जो पॉकेट है वो भी इसका ख़त्म हो गया है। लेकिन ये है कि अराउंड 10-12 हज़ार किलोमीटर के अंदर इसका चैन पॉकेट जो था वो ख़त्म हो गया। मतलब तब था ये जब मैं टाइम टू टाइम इसमें वो मतलब आपका सर्विस और लुब्रिकेट करने के बाद, पर्सनली भी हर 3000 किलोमीटर पे मैं इसमें वो डालता था, चैन ल्यूब, क्लीनर, चेन ल्यूब वगैरह पूरी साफ रखता था। तब 10-12 हज़ार किलोमीटर में चेन स्प्रॉकेट का खत्म हो गई। तो जैसे आप लोगों को पता चल गया होगा, देखो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ रिकमेंड करता हूँ, हर 500 किलोमीटर के अंदर ना अपने चैन के अंदर ऑयलिंग और क्लीनिंग करवा लिया करो। क्योंकि इशू क्या रहता है, इशू ये रहता है क्योंकि एनवायरनमेंट हमारा जो थोड़ा ऐसा है, मिट्टी या धूल वगैरह ज़्यादा होती है, तो चैन जल्दी से इसकी गंदी हो जाती है। तो इसलिए क्या है, इसके अंदर आप 400 से 500 किलोमीटर के बीच में इसके अंदर जो इसका चैन ल्यूब या चैन क्लीन है उसको अच्छे तरीके से इसके अंदर करवाते रहो। और भाई कोई इशू? और तो मुझे कोई अभी तक इशू, 1.5 साल में और कोई इशू नहीं लगा। यानी ये कैजुअली जो नॉर्मल इशू है वही है जो रहते हैं। पर्सनली इशू है, एक आध ये लगा कि बारिश में कभी मैंने चलाई, तो मैं तो अवॉइड करना चाहता हूँ कि बारिश में ना ही चलाऊँ। दूसरा, पीछे की ब्रेक लैग करेगी, आपको खुद फील हो जाएगा कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, पीछे की ब्रेक दबा के आप आगे का ब्रेक यूज़ करने में मजबूर हो जाएंगे। दूसरा, तीसरा जो मुझे इशू आया वही फ़ैन के साथ। अभी तो मैं चलो घर के पास था, मैं चले गया सर्विस सेंटर, इसका इंजन ओवरहीट ना करे उस चक्कर में, लेकिन आप कहीं दूर हो तब रिले वीले में कोई इशू आ जाए, कुछ नहीं पता इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो तब एक, क्योंकि देखो नोएडा के अंदर जो हमारा सर्विस सेंटर है वो काफ़ी बढ़िया है और पार्ट्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कहीं हम ऐसी जगह चले गए जहाँ पे पार्ट्स वगैरह अवेलेबल नहीं हुए, तो भाई थोड़ा बहुत इशू हमारा इसमें रहे। तो कुछ आपको पार्ट्स है, जैसे कि भाई साहब ने भी बताया, इन्होंने भाई ने भी बताया कि इसके अंदर जो रिले है वो अगर आप एडिशनली रख सकते हो तो बढ़िया है। बाकी एक बार सीख लेना कहाँ से क्या है, वरना तुम 2-4 पेज खोल के भी, क्योंकि देखो नेकेड बाइक है, अपना इधर उधर से भी खोल खाल के भी कर सकते हो। बाकी जैसे आप लोगों ने वीडियो के अंदर डिसएडवांटेज भी देख लिया, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने हमारे दोनों चैनल आरके ऑटो सर्विस, मॉडिफाई बाइकर, और मोबाइल नंबर ये रहा ऊपर।
ये वाला ऊपर वाला, इस पर कॉल करके 10 से 6 के बीच में आप कॉल करें तो ओके।